तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष 2026 के अवसर पर पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर पहुंचकर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई और राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चाएं हुई। तो आपको बताते चले, धामी ने पूर्व राज्यपाल को बधाई दी। नववर्ष पर राजनीति शिष्टाचार देखने को मिला। कोश्यारी आवास पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां नए साल पर नेताओं की एक खास मुलाकात। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी, नववर्ष की बधाइयां भी दी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नागरिकों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने अपने संदेश में राज्यवासियों के लिए सुरक्षा, खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि नववर्ष को सकारात्मक ऊर्जा और एकता के साथ मनाएं। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम ने नववर्ष की दी सभी को शुभकामनाएं। उत्तराखंड वासियों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह संदेश, जहां 2026 में खुशहाली और समृद्धि की देशवासियों के लिए उन्होंने कामनाएं भी की। इस दौरान सभी उत्तराखंड वासियों को उन्होंने नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेड़े में शामिल की जा रही नई बसों को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा कि ये खुशी और गर्व का अवसर है कि साल 2026 के पहले दिन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बेड़े में 100 नई आधुनिक बसें शामिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये नई बसें राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाएगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे राज्य में जहां एक बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, जहां ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं गहरी घाटियां हैं, वहीं दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, जो परिवहन सुविधाओं के लिए परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर रहते हैं। कितना सारा स्थान है, आप देखिए। अगर परिवहन निगम की बसें वहां के लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम भी करती है, लाइफ लाइन की तरह करती है। ऐसे में एक प्रभावी परिवहन तंत्र न केवल नागरिकों की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है, बल्कि हमारी अन्य गतिविधियां, दैनिक जीवन में होने वाली अन्य गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सभी को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए हमारी सरकार का ये संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक कोने को बेहतर नेटवर्क से जोड़ा जाए, विश्वसनीय जो परिवहन सेवाएं उससे जोड़ा जाए, लोगों का भरोसा भी हमारे लिए बने। ये अत्याधुनिक बसें हमारे इस संकल्प को पूरा करने में, लोगों के विश्वास को बढ़ाने में, अन्य गतिविधियों को और तेज करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां राज्य में 13 से अधिक नए बस स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण कराया है, वहीं 14 अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 4 स्थानों पर ISBT का कार्य भी निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, हम शीघ्र ही अपनी बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को भी सम्मिलित करने जा रहे हैं। और मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारी परिवहन निगम की बसों में GPS सिस्टम, CCTV कैमरे, इमरजेंसी बजर, टिकटिंग, फ्लीट मॉनिटरिंग और समयबद्ध मेंटेनेंस जैसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं, जो सुरक्षित सफर के साथ साथ हमारे कर्मचारियों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपने कर्मचारी साथियों और चालक, परिचालक, उनकी समस्याओं से भी हम भली भांति परिचित हैं और इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने चाहे DA में बढ़ोतरी हो, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना हो,
या निगम में भर्तियों के माध्यम से मैन पावर की समस्या का समाधान करना हो, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निगम के और हमारे अन्य कर्मचारियों के पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आज जब हम उत्तराखंड परिवहन निगम को फिर से सशक्त बनाने के लिए, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस सच्चाई को भी सामने रखें कि जनता को भी पता होना चाहिए कि किसने निगम को संभाला है और किसने निगम को डुबाया है, किसके समय में इसमें लापरवाही हुई है, बिल्कुल गंभीरता से इसको देखा नहीं गया। एक शासन था, उस दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम सेवा का नहीं, केवल घोटालों का प्रतीक बन गया था। बस खरीद के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ था, घटिया बसें लाई गई जो सड़कों पर चलने से पहले ही सड़क पर बाद में चलती, पहले वर्कशॉप में खड़ी हो गई। और उस दौर में बसें नहीं बल्कि घोटालों की खेप आई और हमारा जो परिवहन निगम है वो पटरी से उतर गया। तमाम समस्याएं, तमाम दिक्कतें हमारे सामने पैदा हो गई और उस सरकार ने तो यात्रियों की चिंता की ओर भी ध्यान नहीं दिया और न निगम कर्मचारियों की ओर। कई महीनों तक वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिले, एरियर लटकाए गए और जो हमारे कर्मचारी अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं, पहाड़ में दिन रात सेवा करते हैं, कठिन परिस्थितियां उनके सामने सदैव होती हैं, उन्हें केवल अपमान सहना पड़ा और इन कर्मचारियों को उस समय में सम्मान नहीं, सिर्फ इंतजार दिया गया, वेतन के मामलों में भी और सुविधाओं के मामले में भी। क्योंकि भाइयों बहनों, उनके पास न तो नीति थी न नीति थी। परिणाम ये हुआ कि उत्तराखंड परिवहन निगम जानबूझकर कर्ज में डुबो दिया गया। इतना ही नहीं, उस समय भर्ती और जो पदोन्नति थी उसमें भी बड़े पैमाने पर पारदर्शिता छोड़िए, बड़े पैमाने पर जो है भाई भतीजावाद चलता था। लेकिन हमारी सरकार ने परिवहन निगम को बोझ नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना है। सेवा का माध्यम मानकर चाहे कर्मचारियों के हित हो, चाहे हमारे चालक परिचालकों के कल्याण की बात हो या यात्रियों को अच्छी सुविधाएं देनी हो, उन सभी को हमने प्राथमिकता पे लिया है। इसलिए आज हम निगम के बेड़े में नई बसें शामिल कर रहे हैं, कर्मचारियों हितों की रक्षा कर रहे हैं और निगम को फिर से मजबूत करने के लिए आप सबके सुझाव, आप सबके साथ मिलकर हमारे एक परिवार मानकर कि सारे हितधारक जो उसमें काम करने वाले हैं, उनसे ज्यादा अच्छा अनुभव किसको हो सकता है। उसके सही मायने में अगर कोई पूजा हो रही है, तो पूजा के असली जजमान तो वही लोग हैं। उनके बिना पूजा पूरी नहीं हो सकती है, संकल्प हमारा सिद्धि तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हम इसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में अब उस कालखंड की जैसी लापरवाही नहीं बल्कि ईमानदार निर्णय, कठोर फैसले और जवाबदेही की राजनीति का दौर चल रहा है। और हमारे ऐसे अनेक नवाचार जो हमने सबसे मिलकर, सबके सहमति से, सबके सुझावों से, सबसे बात करके जो हमने निर्णय लिए हैं और कठोर फैसले लिए, उसके कारण उत्तराखंड आज प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और देश के कई सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों में आज उत्तराखंड देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। उत्तराखंड के नवाचार आज चर्चा का विषय बन रहे हैं और मैं आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनता की सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी निष्ठावान अधिकारियों कर्मचारियों के बल पर हमारा उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और हमारे विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम सब अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को आंग्ल नववर्ष वर्ष 2026 की शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार ने दी त्रिस्तरीय पंचायतों को सौगात 94 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि को मंजूरी। इन पैसों से विकास कार्यों में आएगी तेजी, गांव की बुनियादी सुविधाएं होंगी सुदृढ़। तो वहीं सीएम धामी का मजबूत पंचायत व्यवस्था पर फोकस। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों को 94 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि मंजूर कर विकास कार्यों के लिए सौगात दी है। इस धनराशि से गांव में बुनियादी सुविधा को सुदृढ़ किया जाएगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने मजबूत पंचायत व्यवस्था और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया है। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही देहरादून से, जहां सरकार ने दी त्रिस्तरीय पंचायतों को सौगात 94 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि मंजूर। इन पैसों से विकास कार्यों में आएगी तेजी, गांव की बुनियादी सुविधाएं अब होंगी सुदृढ़। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां नए साल पर पुलिस को तोहफा, 229 मुख्य आरक्षी बने उप निरीक्षक, जहां 25 महिला कर्मियों को उप निरीक्षक पदोन्नति मिली। जहां साल 2025 में 998 पदोन्नतियों का रिकॉर्ड, कुल 1060 अधिकारियों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। देहरादून में नए साल 2026 पर पुलिस कर्मियों को पदोन्नति का बड़ा तोहफा मिला है। इस क्रम में 229 मुख्य आरक्षी और 25 महिला कर्मी को अपर उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है। साल 2025 में कुल 958 पदोन्नतियां हुई हैं, जिसमें से मुख्य आरक्षी और इंस्पेक्टर पद पर भी पदोन्नतियां हुई हैं। और वहीं आपको बताते हैं, कुल मिलाकर 1060 अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति का लाभ मिला है, जिससे पुलिस विभाग में उत्साह और मनोबल बढ़ा है। तो वहीं हरिद्वार के अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने अभिनेता शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने शाहरुख खान द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत बुलाने के कथित प्रयासों का कड़ा विरोध करते हुए इसे देश और जन भावनाओं के खिलाफ बताया। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि शाहरुख खान को मिली पहचान भारत की वजह से है, इसलिए उन्हें राष्ट्रहित का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में ऐसे फैसले अनुचित है और शाहरुख खान को इस पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए। आपने देखा होगा, पूरे भारत में जितने हमारे हिंदू है सब खान बंधु से प्रेम करते हैं, कोई भी खान हो। और इस समय मैं समझता हूँ पूरी इंडस्ट्री के जो मालिक है खान बंधु हो गए हैं। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारी कपूर फैमिली समाप्त हो गई है। और इस समय जो खान बंधु है, जो शाहरुख खान है, जिनका मैं नाम लेना भी नहीं चाहता, हमने इनको देखा ये हमेशा हिंदुओं का अपमान करते हैं। ये आज की बात है, इससे पहले भी कई बातें ऐसी हुई है कि उन्होंने कभी पाकिस्तान से प्रेम रखा, कभी बांग्लादेश से प्रेम रखा है। अभी इनका जो है बांग्लादेश का प्रेम उजागर हो गया है। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश में हमारे छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हो रहा है, हमारे हिंदुओं को पीटा जा रहा है, हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, और तुम वहाँ के लोगों को यहाँ बुला रहे हो। ये वही झादी है, और अगर वो झादी इंडिया में आते हैं तो मैं समझता हूँ सनातनी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए शाहरुख खान को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। तो वहीं बीजेपी नेता संगीत सोम ने हरिद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी किसी एक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि देश के गद्दारों से है।
संगीत सोम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया और कहा कि वहां बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और देश के खिलाफ खड़े लोगों को किसी भी तरह का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, वहां भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है और उसके बावजूद वहां ये शाहरुख खान जैसे देश में बैठे हुए गद्दार लोग वहां के खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। ये गद्दारी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहरुख खान अगर शाहरुख खान है तो वो देश की जनता का बनाया हुआ शाहरुख खान है। वो शाहरुख खान अपने आप से शाहरुख खान नहीं है, मात्र एक नाचने गाने वाला है। नहीं तो वो देश की जनता ने का पैसा है जिसे वो देश विरोधी ताकतों को देने का काम करते हैं। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की समीक्षा। सचिव ने केदारनाथ पुनर्निर्माण की समीक्षा की। बद्रीनाथ मास्टर प्लान बैठक संपन्न, जहां चारधाम यात्रा सुरक्षित सुगम बनाने पर इस बैठक के दौरान जोर दिया गया। सचिवालय में विभागों और डीएम के साथ अहम चर्चा, जहां क्यूआर कोड आधारित सूचना पटल लगाने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान की समीक्षा की। बैठक में संबंधित विभागों और जिला मजिस्ट्रेटों ने भाग लिया। समीक्षा के दौरान चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए क्यूआर कोड आधारित सूचना पटल लगाने के भी निर्देश दिए गए। तो मैं आपको बताते चले, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्यूआर कोड आधारित सूचना पटल लगाने के बैठक के दौरान निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं नए साल 2026 के अवसर पर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित बाबा नीम करोली महाराज के प्रसिद्ध कैची धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश विदेश से आए भक्तों ने मंदिर में दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रही। तो वहीं आपको बताते चले, नैनीताल में कैची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, जहां बाबा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। तो वहीं नए साल 2026 से पहले दिन ही गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह सुबह ही घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने धार्मिक विश्वास और आस्था के साथ गंगा में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने नववर्ष की शुरुआत पूजा अर्चना और शुभकामनाओं के साथ की। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रण करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए। तो वहीं इस दौरान घाटों पर भक्ति और धार्मिक उत्सव का माहौल भी दिखाई दिया। गंगा में पवित्र स्नान करने के लिए जुटी भीड़ ने नए साल को आध्यात्मिक उल्लास और धार्मिक श्रद्धा से मनाया। तो वहीं ऋषिकेश में नए साल के जश्न से पहले देर रात एक रिहायशी इलाके में भालू घुस आने से हड़कंप मच गया। श्यामपुर हॉट रोड में गली में भालू ने 2 युवकों का पीछा किया, जो बाल बाल बच गए। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई और वन विभाग ने भालू की मौजूदगी की पुष्टि की है। ये घटना बताती है कि वन्य जीवों का खतरा अब पहाड़ी गांवों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहरों तक पहुंच गया है, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। तो मैं आपको बताते चले, ऋषिकेश के रिहायशी इलाके में भालू का खतरा देखने को मिला। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस विभाग ने की आईपीएस की पदोन्नति। अभिनव कुमार बने पुलिस एडीजी, निवेदिता कुकरेती पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त की गई। वहीं बरिंदरजीत सिंह डीआईजी से आईजी बने और पी रेणुका देवी आईजी नियुक्त। वहीं अर्पण यदुवंशी को सिलेक्शन ग्रेड मिला। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में पुलिस विभाग ने कई आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति की घोषणा की है।
अभिनव कुमार को एडीजी बनाया गया। निवेदिता कुकरेती को पुलिस महानिदेशक और बरविंदरजीत सिंह को डीआईजी से आईजी पद पर पदोन्नति मिली। पी रेणुका देवी भी डीआईजी से आईजी नियुक्त हुई हैं। वहीं प्रहलाद नारायण मीणा और प्रति प्रियदर्शनी को डीआईजी पद पर पदोन्नति मिली है। वहीं यशवंत चौहान भी डीआईजी बने। अर्पण यदुवंशी को सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया गया। तो वहीं देहरादून के क्लेमेट टाउन क्षेत्र स्थित फीड एंड फाइनल जिम में कसरत करने वाली बीएसके छात्रा ने जिम ट्रेनर नदीम अंसारी पर अश्लीलता और मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वो पिछले 15 दिनों से जिम आ रही थी। घटना से नाराज युवती हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के साथ जिम में पहुंची, जहां हंगामा हुआ। आरोपी ट्रेनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो वहीं पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी का चालान कर उसे जेल भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। नमस्कार।